वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग पॉलिटी क्लास 6 पर बात करने वाले हैं। एकात्मक संघात्मक संविधान यानी कि यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने पिछली क्लास में रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देख लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, क्या क्या इनके फीचर्स हैं, इनके बारे में हम लोग बात कर ली। साथियों, अगर आपको टाइम बचाना है, आपको इसके नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ नोट्स पूरे के पूरे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी है, साइंस, सारे नोट्स मंगा सकते हैं। बाइलिंगुअल नोट्स होंगे आपके। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग देखते हैं। साथियों, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, एकात्मक संविधान, संघात्मक संविधान, और इधर यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पर बात हम लोग करने वाले हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम एकात्मक सरकार के बारे में बात करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन लगभग वही सारी चीजें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर ही वहां की गवर्नमेंट डिसाइड होती है। तो चाहे यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें, चाहे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, दोनों बात एक ही है। ये बात क्लियर है? क्या अर्थ है भाई? एक राज्य में एक सरकार। यदि एक राज्य में साथियों केवल एक, यहां राज्य का मतलब देश से है, समझ रहे हैं कि नहीं? यदि किसी देश में एक ही सरकार का शासन है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट अलग नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग नहीं है, तो अगर किसी देश को केवल एक ही सरकार चला रही है, तो ऐसे संविधान और ऐसी सरकार को, ऐसा संविधान जिसमें ऐसा प्रावधान है और ऐसी सरकार को साथियों एकात्मक सरकार या यूनिटरी गवर्नमेंट के नाम से पुकारा जाता है। वन गवर्नमेंट इन वन स्टेट। ये बात क्लियर हुई? साथियों, इसमें सभी शक्तियां उसी एक सरकार के पास ही रहती हैं, जितनी पावर होती है सब एक ही, चूंकि एक ही सरकार है इसलिए पूरी की पूरी पावर अपने पास रखी हुई है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर, समझ में आया? तो अगर हम ऊपर की ओर देखें, सभी शक्तियां उसी एक सरकार के पास रहती है। नीति निर्माण, कानून निर्माण और क्रियान्वयन एक ही सरकार के पास रहता है। यानी कि साथियों, पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन रिमेनिंग विद द सेम गवर्नमेंट। यानी कि वही बात हुई कि जो भी नीति निर्माण करोगे, जो भी कानून का निर्माण होगा, अगर कोई संविधान ऐसा है जो केवल मतलब ऐसी कोई गवर्नमेंट है, ऐसी कोई सरकार है जिसके पास सभी नीति निर्माण और कानून निर्माण और क्रियान्वयन की पूरी प्रक्रिया एक ही सरकार के पास है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं। उसे हम कौन सी सरकार कहते हैं? एकात्मक सरकार कहते हैं। नीति निर्माण, कानून निर्माण, क्रियान्वयन उसी सरकार के पास रहता है जो शासन करता है। कारण क्या है? क्योंकि वही एक ही सरकार है जो शासन कर रहा है। दूसरा साथियों, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं पाया जाता। जैसे हमारे यहां इंडिया में देख लो, स्टेट गवर्नमेंट में अलग एक गवर्नमेंट बनी हुई है, यानी कि जैसे यूपी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, समझ रहे हैं कि नहीं? बिहार गवर्नमेंट, ये तो अलग बनी ही है। साथ में सेंटर में भी एक अलग गवर्नमेंट बनी हुई है। तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट पूरे केंद्र और राज्य में पूरी की पूरी शासन प्रशासन को संभाले हुए है, एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले हुए है। वहां केंद्र और राज्य का चक्कर नहीं होता, वहां राज्य का सिस्टम नहीं होता, वहां एक ही, एक देश एक सरकार। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे ब्रिटेन, एक गवर्नमेंट पूरी के पूरे, एक ही किंग है जो पूरी के पूरे ब्रिटेन को संभाल रहा है। जैसे जापान साथियों, फ्रांस है, ब्रिटेन है, यहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट पाया जाता है। जापान, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। आप यूके बोल सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में थोड़ा सा अंतर है, वो हम ज्योग्राफी की क्लास में करेंगे। यूके और ब्रिटेन में थोड़ा सा अंतर यह है कि यूके में, हालांकि मैं ऐसे ओरली समझा दे रहा हूं लेकिन इसको डिटेलिंग में बताऊंगा, यूके में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड दोनों आ जाते हैं। और जब ग्रेट ब्रिटेन साथियों कहते हैं तो उसमें वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों तीन आ जाते हैं। ठीक है, ये अब और किसी सेक्शन में जब हम लोग मैपिंग से पढ़ेंगे तो और बेहतर ढंग से समझ, ये चीज समझ में आ जाएगी। साथियों, ऐसी सरकार में संविधान का लिखित होना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है। इन सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी रिटन। जरूरी नहीं है कि यहां कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं?
अब जैसे कि यहां पर देखा जाए, ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, जापान का संविधान लिखित संविधान है। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूं वहां पर लिखित संविधान नहीं होगा, वहां अलिखित भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। कारण क्या है? लिखित संविधान नहीं है इसका क्या मतलब? साथियों, लिखित संविधान ज्यादातर वहां होता है जो बड़े देश हो, नंबर एक, जहां पर विवाद, जहां पर डिस्प्यूट की समस्या हो, यानी कि विवाद की प्रॉब्लम हो, वहां डिस्प्यूट बार बार हो रहा है। और ये देखो, यहां यूनिटरी गवर्नमेंट है, यहां डिस्प्यूट किससे होगा? और जब हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, या फेडरल गवर्नमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि स्टेट में अलग सरकार है और केंद्र में अलग सरकार है। इसमें हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है, हमेशा विवाद बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में संविधान का रिटन होना अनिवार्य है। ऐसी जगहों पर संविधान का रिटन होना अनिवार्य है। यहां तक किसी को दिक्कत कोई? अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कर दिया करिए कि ये चीज समझ में नहीं आई, तो उसको अगले वीडियो में हम रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है। जापान, फ्रांस, ब्रिटेन में साथियों कौन सी गवर्नमेंट है? यूनिटरी गवर्नमेंट। ऐसी सरकार में संविधान का लिखित होना अनिवार्य नहीं, यानी कि लिखित भी हो सकती है, अलिखित भी हो सकता है, जैसे जापान और ब्रिटेन का मैंने बताया। ठीक है कि जापान में भैया लिखित है, लेकिन ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। यहां तक कोई किसी को कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जापान, फ्रांस, ये लिखित संविधान हो गया। अब हम लाभ को देख लें कि प्रॉफिट क्या है भाई, यूनिटरी गवर्नमेंट का कोई फायदा वायदा है कि ना है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या फायदा है, चलिए देखिए। साथियों, निर्णय तीव्र होता है, डिसीजन इज फास्ट। कोई भी निर्णय लेना हो तुरंत हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्यूट होना नहीं है, कोई सरकार उसमें अड़ंगा लगाएगी नहीं, तुरंत डिसीजन फास्ट होंगे। एक सरकार पूरे देश के लिए एक समान नीतियां व कानून बना लेती है। एक ही सरकार है तो पूरे देश के लिए एक ही कानून बनाएगी ना, एक ही पॉलिसीज बनाएगी ना। अ गवर्नमेंट मेक्स यूनिफॉर्म पॉलिसीज एंड लॉज ऑफ द होल कंट्री। समझ रहे हैं? अब हम हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना है, इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना है, तो बताओ कैसे लाया जा सकता है भाई? सबसे अनुमति लेनी होगी ना। प्रत्येक अंडमान निकोबार में भी देखना पड़ेगा, हमें मणिपुर में भी देखना पड़ेगा, हमें अलग अलग क्षेत्रों की विविधता, अलग अलग एरियाज की डाइवर्सिटीज को भी तो देखना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तुरंत ले आओगे। प्रॉब्लम आ रही है, बात समझ में? एक ही सरकार हो पूरे देश में तो उसे, और एक ही सरकार है तो सभी के लिए नियम कानून बनेंगे सेम, तो वहां पर लाना एक ही कानून कोई भी कठिनाई नहीं है। बात समझ में? आपातकाल के लिए बेहतर सरकार होती है साथियों। अब समस्या है, इमरजेंसी आ गई है, नियम कानून बनने हैं, वहां डिस्प्यूट चल रहा है, तब तो बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। केंद्र और राज्य में डिस्प्यूट चल रहा है, तब तो दिक्कत ही दिक्कत है। आपातकाल के लिए बेहतर सरकार, आपातकाल के लिए यानी कि तुरंत निर्णय लेने हैं, तो ये बहुत बेहतर सरकार है। ऐसी सरकार कम खर्चीली सरकार होती है। इसमें नौटंकी नहीं है ना कि स्टेट में अलग बना दो, फिर सेंटर में अलग है, कोई नियम पास होगा तो स्टेट की भी परमिशन हमें चाहिए, सेंटर की भी परमिशन चाहिए, ये सब चीजें नहीं है, तो खर्चे भी कम आते हैं। कम खर्चीली सरकार है। यहां तक क्लियर? ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस सरकार में राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद बहुत कम होता है। साथियों, इस सरकार में राज्य और केंद्र के मध्य डिस्प्यूट बहुत कम होता है। जाहिर सी बात है, क्या डिस्प्यूट है भैया, जब वही गवर्नमेंट है कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ऐसी सरकार में एकल नागरिकता का प्रावधान होता है, जिसमें एकता की भावना बहुत प्रबल होती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज इन सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट ड्यू टू विच फीलिंग ऑफ यूनिटी इज वेरी स्ट्रांग। भैया, अगर एकल नागरिकता होगी, एकल नागरिकता होगी तो क्या होगा? उसमें एकता की भावना आएगी। अगर अलग अलग सेंट्रल की अलग नागरिकता, भैया जैसे अमेरिका में है, सेंटर में अलग नागरिकता और स्टेट में अलग नागरिकता, तो स्टेट में स्टेट के प्रति ज्यादा वफादार होंगे, सेंटर के प्रति ज्यादा वफादार नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं? जब नागरिकता अलग अलग हो जाती है तो देश से और राज्य से जुड़ाव भी अलग अलग टाइप का होता है कि हमारी या नागरिकता यहाँ है तो हम उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके मतलब एक तरीके से हमारा प्यार मोहब्बत एक तरीके से उस स्टेट से हो जाता है, उस देश से हो जाता है जहां की हमारी नागरिकता हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो
एकल नागरिकता का प्रावधान बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे भारत का नागरिक हो, दो भारत के नागरिक हों और जाके अमेरिका मिले तो आपस में एकता की भावना बनी रहती है। अच्छा तुम भी वहीं के हो, अच्छा हम भी वहीं के हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो बिल्कुल एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप होने से ऐसा होता है। अब आप कहोगे सर भारत में क्या एकल नागरिकता, भाई भारत में एकात्मक नहीं है। मैं कहूंगा भारत में संघात्मक भी नहीं है। भारत ने एक ऐसा प्रोफार्मा निकाल रखा है कि हमारा जो संविधान है जरूरत पड़ेगी तो एकात्मक भी रवैया अपना लेगा, जरूरत पड़ेगी तो संघात्मक भी अपना लेगा। यानी कि जैसे इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान है कि भारत यूनिटरी कैरेक्टर को शो करेगा। और जैसे और सब मामले आएंगे, ठीक है, तो वहां पर कम से कम आपको स्टेट और सेंटर की परमिशन से लेना पड़ेगा। तो भारत के बारे में अभी बात करेंगे। भारत में कौन सा संविधान, कौन सी सरकार चल रही है। फिलहाल एकात्मक के कैरेक्टर देखिए। ऐसी सरकार में एकल नागरिकता का प्रावधान होता है जिससे एकता की भावना बहुत प्रबल होती है। यह बात समझ में आया? जिस देश में जिनका क्षेत्रफल, ऐसे देश जिनका क्षेत्रफल जनसंख्या कम हो वहां पर ऐसी सरकार सफल होती है साथियों। बात यह है, यह सरकार वहीं पर सफल हो पाएगी जहां की जनसंख्या कम हो, जहां पर विविधता कम हो, जहां पर डाइवर्सिटीज कम हो। यह बात क्लियर है? जहां पर डाइवर्सिटीज कम हो तो ऐसे क्षेत्रों में यह संविधान हो पाएगा। यह बात क्लियर? एक मिनट। तो ऐसे क्षेत्रों में ही ये सरकार हो पाएगी। तो ऐसे देश जिनका क्षेत्रफल व जनसंख्या कम हो वहां पर ऐसी सरकार सफल होती है। सच अ गवर्नमेंट इज सक्सेसफुल इन कंट्रीज हुज एरिया एंड पॉपुलेशन आर लेस। ये बात समझ में आए? अब एकात्मक सरकार के दोष, यहां पर आपने कैरेक्टर सारे देख लिए कि निर्णय तीव्र होता है, एक सरकार पूरे देश के लिए एक समान नीतियां कानून बना देती हैं, आपातकाल के लिए बेहतर सरकार होता है यानी कि डिसीजन इज फास्ट, अ गवर्नमेंट मेक यूनिफॉर्म पॉलिसीज एंड लॉज फॉर द होल कंट्री, there is a better government for emergency, such a government is less expensive government, in this type of government there is a very little dispute between the state and the center, there is a provision of the single citizenship in such। ये सारी चीजें मैंने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो ये चीजें आपने समझ ली। अब एकात्मक सरकार के साथियों दोष क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कम से कम प्रॉफिट तो समझ लिया, अब दोष भी तो समझो। साथियों ऐसी सरकार ज्यादा व्यापक नहीं होती, अर्थात सभी लोग प्रतिनिधित्व तो नहीं होते। सच अ गवर्नमेंट इज नॉट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, ऑल द पीपुल आर नॉट रिप्रेजेंटेड। यानी कि बात यह है, तुम अगर एकात्मक सरकार को चलाओगे साहब, एकात्मक सरकार चलेगी तो अब इतने बड़े देश में केवल एक गवर्नमेंट ही पूरे को सबको प्रतिनिधित्व कर रही है, तो क्या बताओ सब लोग इससे खुश रहेंगे? चलो तुमने इनके लिए तो इनके अकॉर्डिंग बना दिया नियम, तुम हमारे पर भी, अब ये व्यक्ति कह रहे हैं हमारे पर भी तुम वही वाला नियम थोप रहे हो। अब मान लो इंडिया में अगर एकात्मक सरकार होता, यूनिटरी गवर्नमेंट होती तो बड़ी बहुत बड़ी दिक्कत थी। मणिपुर वाले कहते हैं अब हम भी यूनिफॉर्म सिविल कोड, बात समझ रहे हैं कि नहीं? अंडमान निकोबार भी कहें हम भी वही जो यूपी में फॉलो होता हम भी वही फॉलो करें। तो ऐसी सरकार ज्यादा व्यापक नहीं होती साथियों, अर्थात सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं बताइए? सबको क्लियर समझ में आ रहा है? असल में हमारे यहां बार बार लाइट चली जाती है, तो लाइट जाने के कारण हमें बार बार अपने वीडियो को ऑन अथवा ऑफ करना होता है, ठीक है ना? तो इसमें आप मत परेशान हो जाइएगा। हम दिखाई इसलिए आपको देते हैं ताकि आप जब हम कुछ बोलें या कुछ वर्ड बोल रहे हैं तो आप इमेजिन करते हो, ना दिखने से थोड़ी सी उसमें बात समझ में नहीं आती है, ऐसा मेरा मानना है। एकात्मक सरकार के दोष, ऐसी सरकार ज्यादा व्यापक नहीं होती, अर्थात सभी लोगों का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता। यहां पर देख लिए क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, एक मिनट, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या तथा विविधता, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या तथा विविधता वाले देशों में ऐसी सरकार सफल नहीं होती। जहां पर विविधता बहुत ज्यादा है, जहां पर डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है साथियों, वहां पर ऐसी सरकार सफल बिल्कुल नहीं हो पाती। ऐसी
दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट सक्सेसफुल इन द कंट्री विद द एरियाज पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी। ऐसी सरकार में निरंकुशता की संभावना बनी रहती है साथियों। निरंकुशता का मतलब यार एक ही टाइप की सरकार है, वो अपने मनमाना कानून बनाएगी, अपने हिसाब से चलेगी। तो ऐसे में ऑटोक्रेसी, एक तरीके से डिक्टेटरशिप आने लगता है, जैसे चाइना वगैरह में अगर देखें। तो ये सारे दोष हैं। तो दोस्त तो आप समझ गए ना भाई। ऐसी सरकार ज्यादा, अब देखिए मेंस वगैरह में जब राइटिंग लिखने के लिए आता है, मेंस वगैरह में जब आंसर लिखने के लिए आता है, तो एकात्मक सरकार के दोष, एकात्मक सरकार के लाभ, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, और एक तरीके से एडवांटेज ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, एंड एक तरीके कंपैरेटिव स्टडी विद इंडिया, यानी कि एक तरीके से भारत के संविधान के साथ उसकी तुलना आती है। अब आप कहोगे सर आप मेंस पढ़ा रहे हैं यानी कि एनडीए सीडीएस नहीं। भैया एनडीए सीडी ये अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझ में नहीं आएगा, तो वहां जो सीडीएस के क्वेश्चन होते हैं, आईएएस के प्री के क्वेश्चन होते हैं, पीसीएस के प्री के क्वेश्चन होते हैं, वही नहीं हो पाएंगे। मेरा ये कहना है जब आपको लिखने के लिए आए तो सब कुछ लिखना पड़ेगा। ये तीन स्टेटमेंट तो आपको दोष में, एकात्मक सरकार के दोष में याद ही होना चाहिए। बात समझ में आया? अब अगर हम संघात्मक सरकार व संघात्मक संविधान पर साथियों बात करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। फेडरल गवर्नमेंट एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ऐसी सरकार साथियों द्वैध सरकार कहलाती है, क्योंकि ऐसी सरकार में केंद्र सरकार व प्रांतीय सरकार दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक दूसरे के सह अस्तित्व बनाकर चलती हैं। बात सही है? Such a government is called a double government because in such a government there are two type of government, the central government and the provincial government, and they coexist with each other। एक दूसरे को सहारा लेकर ये आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है साथियों। संघात्मक सरकार दो प्रकार की। आप कहोगे क्या इंडिया में? तो बेटा इंडिया संघात्मक को भी फॉलो करता है, और कौन सा एकात्मक को भी फॉलो करता है। इंडिया फेडरल को भी फॉलो करता है और यूनिटरी को भी फॉलो करता है। इसीलिए साथियों इंडिया में सेमी फेडरल गवर्नमेंट है। सेमी फेडरल का मतलब अर्ध संघात्मक, यहां वर्ड यूज हो जाता है साथियों, अर्ध संघात्मक। जो अगली क्लास है बिल्कुल इसी अर्ध संघात्मक पर भी हम बात करेंगे। अर्ध संघात्मक, सेमी फेडरल, कुछ इसका कैरेक्टर कुछ इसका कैरेक्टर। बात समझ में आया? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखेंगे दूसरा क्या है, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है साहब। केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, मैंने यही तो बताया भैया। फेडरल गवर्नर, दियर इज अ डिवीजन पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। समझ रहे हैं? सेंटर और स्टेट के बीच शक्तियों का बंटवारा होगा। दूसरा, ऐसी सरकार में संविधान लिखित होना चाहिए और कठोर संविधान होना चाहिए, जिससे विवाद ना उत्पन्न हो, आसानी से परिवर्तन ना किया जा सके। इन सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिटन। भैया हमेशा डिस्प्यूट होगा, कहते हैं भैया ये समझ में नहीं मतलब जैसे कहीं भी आप देखेंगे कि जैसे जब भी कोई कहीं भी डिस्प्यूट का मामला है, जैसे जमीन का मामला है, तो कहें भैया हमारे बाबा जो वसीयत बना के गए थे उसमें लिखा था। तो लिखना वर्ड एक ऐसा हो जाता है कि आपको उसको मानना ही पड़ता है। जैसे हम कहते हैं टाइम टेबल यदि आपके दिमाग में है साथियों तो शायद नहीं फॉलो होगा, लेकिन यदि टाइम टेबल को आप लिखते हैं तो उसको फॉलो करना मतलब एक तरीके से मजबूरी टाइप का बनता है कि करना है। अब गधे तो बिल्कुल वो भी नहीं करते। समझ रहे हैं कि नहीं? तो बात यह है अगर आप कोई चीज लिखते हैं तो थोड़ा सा एक लगता है यार लिखे हैं इसको करना चाहिए। तो इन सच अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिटन, क्योंकि डिस्प्यूट बहुत है और उस डिस्प्यूट को सॉल्व तभी किया जा सकता है जब इसका संविधान लिखा हो। इतने ज्यादा कानून, इतने ज्यादा नियम जब तक लिखा नहीं होगा तब तक हमेशा कोई गवर्नमेंट आ रही है, कोई अपने हिसाब से बता रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से व्याख्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से व्याख्या कर रही है, ऐसे में गड़बड़ हो जाता है। एंड डियर शुड बी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। साथियों ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए कि आसानी से परिवर्तन आप कर नहीं सकते। मैंने आपको बताया था लचीला संविधान और कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हैं? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्लेक्सिबल होता है। अरे भैया ये कोई रबड़ नहीं है कि फ्लेक्सिबल हो।
उसके नियमों कानूनों में यदि आसानी से बदलाव किया जा सके, उसके लॉ और प्रिंसिपल में यदि इजिली चेंज किया जा सके, देन उसे क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल। यदि आसानी से चेंज ना किया जा सके तो उसे रिजिड। सिंपल। दूसरा साथियों, ऐसी सरकार में स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुत इंपॉर्टेंट न्यायपालिका होती है, जिससे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसी सरकार में विवाद बार बार जन्म लेते हैं। ये मेरे वर्ड हैं, ये ध्यान में रखना। मतलब किताबों में भी ये चीजें लिखी हैं, लेकिन ये मैंने दूसरे हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से, विवाद बार बार जन्म लेता है, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे स्टेटमेंट है जैसे कि मैंने टाइप किया है। इन सब चीजों को थोड़ी मेहनत लगती है इसमें। बात समझ रहे हैं? सीधे उतार नहीं लिए किताबों से। Such a type of government has an independent judiciary which has the right to judicial review because dispute in such government take birth again and again. मतलब बात यह है साहब, जब बार बार डिस्प्यूट होगा तो कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए ना कि आप उसे दिखाओ कि दद्दा बताओ सही है कि गलत है। गांव में पंचायत होती है कि बताओ चलो ठीक है, इनमें इनमें हमारा विवाद है, तो ये चीज सही है या गलत है, ये किसी को दिखाने के लिए तो जरूरी है वहां पर न्याय सही से होना। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, अब ये ना हो सरकार के अंडर में, ये सरकार में अंडर में होने लगी तब तो नियम कानून ही बदल जाएंगे। तब तो जो डिसीजन दे दिया सरकार के हिसाब से दे देगी। स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है, क्योंकि बार बार डिस्प्यूट होंगे, बार बार विवाद होंगे, उसको सुलझाना भी पड़ेगा। और सुलझेगा कहां? न्यायपालिका में सुलझेगा। क्लियर? तो ऐसे संविधान में ऐसा होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा, ऐसी सरकार में संविधान ही सर्वोच्च होता है। बात समझ रहे हैं? संविधान ही सर्वोच्च होता है, पहली बात तो। हाँ, ऐसी सरकार में संविधान ही सर्वोच्च होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम इन सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट। सुप्रीम इन सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट यानी कि ऐसी सरकार में संविधान ही सर्वोच्च है। अभी तो आप कह रहे थे न्यायपालिका, भैया न्यायपालिका तो संविधान के अनुसार चलेगी ना। और न्यायपालिका को भी जो बुद्धि देगा वो कौन देगा साहब? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम सच, मतलब सच अ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अगर लिखा नहीं होगा तब तो, इसी में मैंने कहा लिखा होना बहुत जरूरी है। स्वतंत्र न्यायपालिका का, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार डिस्प्यूट हो रहे हैं। साथियों, ऐसी सरकार में द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है। इन सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, इट इज अ सेंटर एज वेल एज स्टेट। बात समझ गए? जैसे सेंट्रल में राज्यसभा और लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा सेंटर का पक्ष लेगी, लेकिन राज्यों का भी तो कोई पक्ष लेने वाला हो। नहीं तो पता लगा कल लोकसभा ही निर्णय लेगी तो अपने हिसाब से कानून बना देगी। हर राज्य से भी एमएलए एमपी चुनकर जाते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, जो राज्य का पक्ष रखते हैं, राज्य के साथ कुछ गड़बड़ ना हो। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसी सरकार में द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना बहुत जरूरी है, ताकि राज्यों का, सेंटर का, दोनों का पक्ष आमने सामने हो। ऐसा ना हो कि राज्य को कोई वैल्यू ही ना मिले। साथियों, बड़े क्षेत्रफल एवं अधिक जनसंख्या तथा विविधता वाले देशों में ऐसी सरकार बननी चाहिए। सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म इन कंट्रीज विद अ लार्ज एरिया एंड लार्ज पॉपुलेशन। ये तो मैंने बताया। अगर यूनिटरी होता, समझ रहे हैं, तो छोटे जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, छोटे क्षेत्रफल वाले क्षेत्रों में ही केवल लागू होता है। बड़े क्षेत्रफल और अधिक जनसंख्या विविधता वाले देशों में ऐसी ही सरकार का बनना तय होना चाहिए। अब इतना सब अगर मैं लिख के लाता, इंग्लिश और हिंदी में लिख के लाने का मतलब, अगर मैं आपके सामने लिखूं तो ये क्लास कम से कम 1.5 घंटे की बनेगी। इसलिए मैंने ये सोचा इसको आपको पीडीएफ के रूप में, अब देखिए आप तुरंत पढ़ भी लिए, पता लगा इसी को मैं क्लास में आके लिख रहा हूं। अगर क्लास में लिखूंगा तो इंग्लिश भी एक बार समझाऊं फिर हिंदी समझाऊं, तब तो यार हो गया कल्याण, यूपीएससी यूपीपीसीएस निकल गया। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने पीडीएफ की व्यवस्था की ताकि लिखना भी ना पड़े आपको।
बाकी आपकी मर्जी, आप बढ़िया नोट्स अपने हिसाब से बनाइए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो भैया इस चीज की कम से कम कद्र किया करो, और सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात समझ में आए? चलिए, संघात्मक सरकार के लाभ, एडवांटेज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, जैसे आप उसके लाभ पढ़े थे, अब इसके लाभ को आइए देखते हैं भाई। अगर हम बात करें, ये ज्यादा व्यापक सरकार होती है तथा अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है साथियों। इट इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंट मोर द पीपुल। यानी कि साथियों, ये अधिकांश लोगों के, चुकी ये क्या है, फेडरल गवर्नमेंट, सेंटर में अलग बनी है, राज्य में अलग है, तो ये सबका रिप्रेजेंटेशन करेगी ना। ऐसा तो है नहीं, राज्य में उस राज्य के आधार पर ही तो वहां पर जो सरकार होगी, उस राज्य के बेस पर ही तो वहां पर लोग चुनकर जाएंगे, यानी कि वो राज्य की जो सरकार होगी उस राज्य का हित ही करेगी। सेंटर की होती तो सेंटर की मेनली सुनती, उन्हीं कुछ क्षेत्रों की सुनती। अब जो डाइवर्सिटीज वाले एरिया है, ट्राइबल एरियाज हैं, या माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक वाले एरियाज हैं, उनका ध्यान ही नहीं देगी। बात समझ में आया? तो यह ज्यादा व्यापक सरकार होती है, ज्यादा व्यापक सरकार होती है, क्षेत्रीय लोगों की महत्वाकांक्षा पूरी होती है। देखिए, क्षेत्रीय लोगों की इसमें महत्वाकांक्षा पूरी होती है साथियों। एम्बिशन ऑफ द रीजनल पीपुल इज फुलफिल। यहां तक बताइए, किसी को अगर कोई डाउट है, कोई चीज समस्या है, तो वहां पर आप प्रश्न कर सकते हैं। तो साथियों, ये ज्यादा व्यापक सरकार होती है तथा अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, क्षेत्रीय लोगों की महत्वाकांक्षा पूरी होती है। द एम्बिशन ऑफ रीजनल पीपुल, रीजनल पीपुल का मतलब वहां अगर कोई ट्राइबल एरिया है, तो कम से कम उसका जो भी डाउट है, जो भी सारी चीजें हैं, वो साथियों फुलफिल होगा, वो सारी चीजें होंगी वहां, क्योंकि उसी बेस पर ही वहां का नियम कानून बना है। अब आगे बढ़े। क्षेत्रीय सरकार क्षेत्र के अनुसार नीतियां व कानून बनाती है साथियों। जैसे यूपी में बाबा जी की सरकार है, तो यहां की जो नीतियां कानून बनेंगे, वो बाबा जी के हिसाब से बनेंगे ना। बाबा जी जान रहे हैं ना यूपी में क्या समस्या है। ऐसे बंगाल में ममता जी जो जान रही हैं, वो वहां का बढ़िया एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट वहां के रीजनल फैक्टर को तो नहीं समझ पा रही है कि यहां लोगों की परेशानियां क्या है। तो इसीलिए कहते हैं क्षेत्रीय लोगों की महत्वाकांक्षा पूरी होती है। द एम्बिशन ऑफ द रीजनल पीपुल इज फुलफिल्ड, यानी कि वहां के रीजनल लोगों की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं साथियों। क्षेत्र के अनुसार नीतियां कानून बनाती है। देयर आर द एडवांटेज ऑफ दिस गवर्नमेंट, द चांसेस ऑफ द गवर्नमेंट बिकम ऑटोक्रेसी आर लेस। यानी कि ऐसी सरकार में यह फायदा है साथियों, कि सरकार निरंकुश होने की संभावना कम है। मतलब निरंकुश होने का सरकार, यानी कि तुम्हारे पास पूरी की पूरी शक्ति नहीं है, शक्ति का बंटवारा हुआ है। नहीं, ये नहीं है कि आप अपने मनमाना आचरण करने लगोगे। आपके ऊपर केंद्र सरकार बैठी हुई है, उसके पास भी कुछ पावर रखे गए हैं। तो आप ऑटोक्रेसी, एक तरीके से आप पूरी तरीके से निरंकुश नहीं हो सकते। संघात्मक सरकार की साथियों कमियां क्या है भाई, ये तो फायदे थे साथियों। ऐसी सरकार में निर्णय बहुत विलंब से होता है, बहुत ज्यादा लंबा समय। बात समझ रहे हैं? इन सच अ गवर्नमेंट, क्योंकि विवाद है, डिस्प्यूट है, बार बार पे डिस्प्यूट हो जा रहे हैं, स्टेट सेंटर के बीच में डिस्प्यूट बने हुए हैं। इन सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन इज वेरी लेट। दोहरी नागरिकता होने से एकता की भावना में कमी आ जाती है। स्टेट की अलग है, यूनियन की अलग है, सेंटर की अलग है। अब आप कहोगे इंडिया में ऐसा कहां है? भैया इंडिया की बात अभी रुक जाइए ना, पेशेंस रखिए, रुको जरा, बताएंगे आगे चलकर। इंडिया में ऐसा क्या होता है भाई? इंडिया में तो दोनों टाइप का है, इसीलिए सेमी फेडरल है। दोहरी नागरिकता होने की एकता की भावना में कमी आ जाती है। आपातकाल समस्याएं तुरंत निर्णय लेने में समस्या। अब पता लगा इमरजेंसी का समय है, मतलब स्थिति खराब है। अब ऐसे में अगर यार डिस्प्यूट होगा तो हम डिसीजन कब लेंगे? आपातकाल की ये कमियां हैं। दूसरा साथियों, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद ज्यादा होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, डिस्प्यूट ज्यादा होते हैं। दूसरा, न्यायपालिका साथियों ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। न्यायपालिका ज्यादा, क्योंकि सबसे
संविधान के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वही जुडिशरी बिकम मोर पावरफुल, क्योंकि न्यायपालिका ही सब कुछ, सर्वे सर्वा डिस्प्यूट आप वहीं रिजॉल्व करने जा रहे हो, आप विवाद को वहीं खत्म करने जा रहे हो। तो ऐसे में न्यायपालिका अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है। अपने हिसाब से क्या, या किसी के पक्ष में कुछ पैसे वैसे के चक्कर में निर्णय सुना सकती है। बात समझ में आ रहा? तो ये तो बहुत बड़ी कमी है अगर कहीं ना कहीं न्यायपालिका सर्वोच्च हो जाए, या विधायिका, कोई भी, संविधान सर्वोच्च होना चाहिए मेनली। बात समझ रहे हैं कि नहीं? पूरे देश में एक समान नीतियां और कानून नहीं होते। बात सही है, पूरे देश में कहां हो, पूरे देश में एक समान नीतियां व कानून नहीं हो। यह अत्यधिक खर्चीली सरकार होती है साथियों। सबसे ज्यादा खर्चा लगता है, क्योंकि स्टेट में भी खर्च करो, सेंटर में भी खर्च करो। तो एक तरीके से आपको ये क्लियर हो गया किस तरीके से इसके क्या प्रॉफिट हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट के क्या प्रॉफिट हैं, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल गवर्नमेंट के क्या प्रॉफिट और लॉस हैं। ये सारी चीजें आपने, प्रॉफिट और लॉस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको क्लियर हो गया। ठीक है साथियों, प्लीज इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। यदि आपको फायदा हो रहा है तो प्लीज आप इतना ही तो करना है, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करवाना है, तो कम से कम इतना तो कर ही दिया करिए। यदि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, चाहता तो यही क्लास में आके पढ़ाता, तो बहुत समय लगता है। अब आप 1.5 घंटे की क्लास जाके ऑफलाइन पढ़ते हो या किसी चैनल पे पढ़ते हो, इंग्लिश हिंदी करने में अगर इतना समय लग जा रहा है, तो मतलब क्या है, आपका तो पूरा समय केवल पढ़ाई करने में चला गया ना। फिर रिवाइज कब करोगे, मल्टीपल रिवीजन आप कब करोगे? तो अगर इतनी मैं मेहनत करके आता हूं तो थोड़ी सी इसको रिस्पेक्ट दीजिए, और प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू क्लास, जय हिंद।